नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे रेखा जी की जिंदगी से जुड़ी एक समस्या के साथ। हो सकता है शायद आप भी इसी दिक्कत से जूझ रहे हों। रेखा जी नौकरी करती हैं, महज 30 साल की हैं, लेकिन जब सुबह उठती हैं तो उनके दोनों हाथों की उंगलियों में सूजन और अकड़न रहती है। रोज सुबह की पहली किरण उनके लिए दर्द, उदासी और एक नया संघर्ष लेकर आती थी। लेकिन ये रेखा जी की अकेली की समस्या नहीं है। कि आप यकीन करेंगे कि 1 करोड़ 20 लाख भारतीय इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इस बीमारी को कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये आपके जॉइंट्स, आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचाती है। मेरे साथ है डॉक्टर संदीप उपाध्याय। डॉक्टर संदीप अपोलो एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन में प्रोफेसर हैं, साथ ही अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में कंसल्टेंट रिमेटोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर श्रुति बाजट, जो मूलचंद अस्पताल दिल्ली और पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल गुरुग्राम में कंसल्टेंट रिमेटोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शुभा भल्ला, जो आर्य हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडस्कार्क सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में रिमेटोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा एक और मेहमान मेरे साथ हैं डॉक्टर शालू वर्मा, जो श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल दिल्ली और मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में कंसल्टेंट रिमेटोलॉजिस्ट हैं। तो चारों डॉक्टर्स, आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आपकी सलाह, आपकी बातें, आपके ज्ञान से जो हमारे दर्शक हैं उनको फायदा होगा। मेरा पहला सवाल डॉक्टर शुभा भल्ला से है। डॉक्टर शुभा, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या? सबसे पहले तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभा भल्ला हूँ। मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं आरवी हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडस्कार्क सुपर स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक बहुत ही आम देखने जाने वाला गठिया बाय है। हम अक्सर ये अपनी ओपीडी में देखते हैं और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून से मेरा मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारी शरीर की सेना है, ये हमारे जोड़ों के खिलाफ या हमारे अंगों के खिलाफ ऐसे पदार्थ, एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि जाके इनको अटैक करते हैं। जॉइंट्स में वो दर्द, सूजन, जकड़न पैदा करते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसको डायग्नोस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पेशेंट्स बहुत क्लासिकल प्रस्तुत करते हैं। कॉमन इसके जो सिम्टम्स है जिससे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो है जोड़ों में दर्द, जकड़न वो जॉइंट में स्टिफनेस। ये 30 से 60 मिनट या उससे ज्यादा रहती है और एक्टिविटी के साथ ये बेटर होती है, मतलब कम होती है। अगला सवाल डॉक्टर श्रुति बाजट से है। डॉक्टर साहब, जब हम किसी भी समस्या की बात करते हैं, किसी बीमारी की बात करते हैं, तो जहन में एक सवाल आता है लोगों के जहन में कि कोई भी बीमारी होती है तो सीधे तो आती नहीं है, कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? कैसे किसी को ये पता चले, लक्षण देखकर ये पहले उनको जानकारी हो जाए कि वो इस समस्या से ग्रसित है? Hello everyone, I am Dr. Shruti. I am a consultant rheumatologist with Mulchand Hospitals Delhi and Park Group of Hospitals Gurgaon. देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली फीमेल्स जो कि यंग एज ग्रुप में होती हैं, बिटवीन 20 to 40 इयर्स, ये ज्यादातर पाया जाता है। गठिया के लक्षण में सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि सुबह के समय ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो अगर आप सुबह के समय किसी भी जोड़ों में आपको सोजिश आती है या आप सुबह उठते हैं, खासकर उंगलियों में अगर आपकी रिंग्स टाइट हो जाती हैं या आपको लगता है कि यू हैव पफी फिंगर्स, देन आर्थराइटिस आपको हो सकता है। आप एक जनरलाइज्ड फैटीग या एक लो ग्रेड फीवर, जैसे अगर आप चेक करते हैं आपको लगता है कि 99 फीवर या ऐसा आ रहा है, तो उन केसेस में एक गठिया का शक हमें जाता है। इसका एक खास जो पहलू मैं उठाना चाहूंगी वो ये होता है कि जब सुबह के टाइम आप ये सोजिश महसूस करते हैं, जैसे जैसे दिन निकलता है या आप अपने दिनचर्या के काम उसके साथ करते रहते हैं, ये बेटर होती जाती है। चलिए, अब डॉक्टर शालू वर्मा,
इस वक्त मेरे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर शालू जी, सिम्टम्स की बात तो हो गई, लक्षण को समझना बेहद ज़रूरी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके कॉजेस क्या हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, क्योंकि जब तक इसको लोग नहीं समझेंगे तो शायद इस समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा, इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। पहले कॉज को समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शालू वर्मा है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आम भाषा में कहें तो आर्थराइटिस या जितनी भी इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीजेस होती हैं उनकी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं प्रैक्टिस दिल्ली एंड फरीदाबाद दोनों जगह करती हूँ। दिल्ली में बालाजी एक्शन हॉस्पिटल एंड फरीदाबाद में मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में गठिया बाय भी कहते हैं, इसका कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है, बट हाँ बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गठिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे हेरिडिटरी, सबसे पहले अगर आपके परिवार में किसी को है गठिया तो आपके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। औरतों में गठिया ज्यादा होता है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं औरतों के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं गठिया होने में की वजह से गठिया जरूर होता है, जैसे ईस्ट्रोजन स्पेसिफिक हार्मोन, और उसके कारण कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो उसकी वजह से भी गठिया होता है। बहुत लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है गठिया होने का। डॉक्टर शालू, एक और सवाल है, क्योंकि जब हम कॉजेस की बात करते हैं तो आम जनमानस के साथ दिक्कत ये है कि इश्यूज ये होते हैं कि जब तक आप किसी भी समस्या के रिस्क फैक्टर को नहीं समझते हैं तब तक लोग उस बीमारी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसका रिस्क फैक्टर भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि रिस्क फैक्टर्स क्या है इसके साथ। अगर आपके आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उससे भी गठिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ और ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, जैसे लूपस है या हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की डिजीज है, डायबिटीज है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है गठिया होने का। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का। तो इन सभी रिस्क फैक्टर्स से थोड़ा बचकर रहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉक्टर श्रुति को इंट्रोड्यूस करूंगा। डॉक्टर श्रुति, आज की तारीख में जितने भी इश्यूज हैं, तो लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए, या फिर हम अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से मैनेज करें ताकि इस पर्टिकुलर समस्या से एक आम आदमी बच सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन ना सभी पेशेंट्स जनरली हमसे पूछते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी तरह के गठिया से डायग्नोज हो जाते हैं तो उस केस में 2-3 चीजें हैं जो कि मैं बोलना चाहूंगी। पहला तो आप, सबसे पहली बात है कि आप अपना ट्रीटमेंट ठीक से लीजिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रीटमेंट। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ये करेक्ट हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। उसके साथ आपको यू हैव टू क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। धूम्रपान और शराब का सेवन अगर आप करते हैं तो उसे काफी लिमिट करना होगा, या अगर बंद कर देंगे तो और भी अच्छा है। यहाँ पर मैं डॉक्टर संदीप उपाध्याय को भी इस चर्चा में लेकर आऊंगा। डॉक्टर संदीप सर, आपसे इसके कॉम्प्लिकेशन को हम समझना चाहेंगे कि ये किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर संदीप उपाध्याय है। मैं रूमेटोलॉजिस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ एट द AHERF पोलो एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन और कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली। और मेरी स्पेशलिटी के अलावा मैं जो क्लिनिकल काम करता हूँ, मैं रिसर्च और ड्रग ट्रायल्स भी करता हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इम्यूनिटी की बीमारी है जिसमें सिर्फ जॉइंट्स ही नहीं, बाकी बहुत ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। उसमें जो सबसे कॉमन होता है वो जॉइंट के अलावा स्किन, एक ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स जो लार बनाती हैं, पैरेटिड ग्लैंड्स, मैंडिबुलर ग्लैंड जो टंग के नीचे जो लार सिक्रीट करती हैं, उनको भी सुखा देती हैं। उसको शोग्रिन्स, सेकेंडरी शोग्रिन सिंड्रोम बोलते हैं। ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पर एक सवाल ज़हन में है और एक टर्म है, उसको भी शायद हमारे दर्शकों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को आज की तारीख में बुखार है तो वो बुखार वायरल है
डेंगू का बुखार है, मलेरिया का बुखार है, चिकनगुनिया का है, या फिर कोई दूसरा बुखार है? क्योंकि बुखार में तो शरीर गर्म होता है, लेकिन सबके कुछ कुछ सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी दो प्रॉब्लम्स हैं, एक है आरए जिसको हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, और एक है ऑस्टेओआर्थराइटिस। इन दोनों में क्या फ़र्क है ऑस्टेओआर्थराइटिस और आरए के बीच में? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इम्यूनिटी की बीमारी है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव एजिंग वाली बीमारी है। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो खास हाथ के जोड़ों में बहुत दिक्कत करता है, और बहुत बार इन जोड़ों को टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है अगर आप ट्रीटमेंट टाइम से ना करें, और इसमें डैमेज कर सकता है। इसमें रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव रहेगा, सीआरपी बढ़ा रहेगा, पेशेंट का वजन कम होता रहेगा, हरारत बुखार सा फेल होगा। यंग लेडीज जो अपने प्राइम ऑफ लाइफ में घर के कामकाज नहीं कर पाएंगी, स्टिफ सुबह उठ के कड़ा और स्टिफ फील करेंगी, और सारे जोड़ में उनको दिक्कत होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ऑन द अदर हैंड, ये एल्डरली लोगों की बीमारी है। वो यंग लेडीज में बहुत कॉमनली नहीं देखी जाएगी, वो मिडिल एज या और एल्डरली लोगों में देखी जाएगी, और खास या तो घुटने के जॉइंट या हिप जॉइंट, जो कूल्हे के जॉइंट होते हैं, उनको अफेक्ट करती है। और उसमें भी ये वेयर एंड टेयर और प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन या रीमॉडलिंग जब घुटने का या जॉइंट का ना हो और धीरे धीरे वो घिसता जाए, आप उसको कार्टिलेज को एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा समझें, तो वो चीज खराब होने से एजिंग प्रोसेस वाली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है। ये दो चीजों में मेजर डिफरेंस है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है, ये आरए और गाउट के बीच क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि एक नया टर्म है लोगों के लिए? रूमेटॉइड आर्थराइटिस अभी मैंने बताया कि ये मल्टी सिस्टम बीमारी है, और ये हाथ के जोड़ों की बीमारी है, ज्यादातर यंग लेडीज में पाई जाती है, और ये रूमेटॉइड फैक्टर के साथ और एंटी सीसीपी इस तरह की कुछ चीजों के साथ पाई जाती है। ये मल्टीपल जॉइंट्स में पॉली आर्थराइटिस है, और ये निरंतर बनी रहती है। जैसे एक बार शुरू होती है तो ज्यादातर ये निरंतर बनी रहती है, और ये ठीक तभी होती है जब आप उसको प्रॉपरली दवा दें। गाउट ऑन द अदर हैंड, जो कि बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में कि थोड़ा सा भी यूरिक एसिड बढ़ जाए और जोड़ों में दर्द होने लगे, इसका मतलब ये गाउट है। ये गलत धारणा है। गाउट स्पेसिफिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि ज्यादातर एल्डरली मेल पेशेंट्स, 70, 80 या 60 साल के पेशेंट, जिनको बार बार एक किसी जॉइंट में, जैसे पैर के अंगूठे के पास का जॉइंट, एंकल का जॉइंट या घुटने के जॉइंट में तेज दर्द के साथ लाली और पानी भर जाना, और इतना दर्द होना कि वो आदमी पेशाब टॉयलेट तक भी उठकर नहीं जा सकता, एकदम अचानक रातों रात होना, 2-3 दिन में ठीक हो जाना, और खास यूरिक एसिड के बढ़ने के साथ इसका लिंक होता है। ये गाउट नाम की बीमारी। तो दोनों का बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, दोनों की अलग अप्रोच होती है, दोनों के अलग टेस्ट होते हैं, और बहुत बार लोग अननेसेसरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस को गाउट नाम की बीमारी समझ के ट्रीट करते हैं, और वाइस वर्सा भी होता है। चलिए, क्योंकि वक्त की थोड़ी दिक्कत है तो डॉक्टर शालू को यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा। डॉक्टर शालू, ये बताइए, कोई भी जब समस्या होती है तो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, तो डॉक्टर्स हमें दो चीज़ बताते हैं खान पान को लेकर, कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आरए की जब हम बात करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इसमें हमें किन किन चीज़ों को खाने पीने में अवॉइड करना है, ये दर्शकों को जानना बेहद ज़रूरी होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत सोसाइटी में बहुत ज्यादा गलत धारणाएं हैं खाने पीने को लेकर। मैं बहुत से ऐसे मरीज देखती हूँ जो डेली आते हैं, कोई चाय नहीं पीता, कोई दूध नहीं लेता, कोई लस्सी नहीं लेता, किसी ने चावल छोड़े हैं, किसी ने राजमा चने या दालें छोड़े हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खाने पीने में बदलाव करने से कोई सुधार होता है या इलाज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल साइंसेस के हिसाब से खाने पीने में किसी भी तरीके का बदलाव लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बट यस, डेफिनेटली जो हम एक बैलेंस डाइट मानते हैं, अगर हम उससे लेकर चलें, जैसे एक प्रॉपर प्रोटीन एडिक्वेट होना चाहिए, विटामिन की मात्रा पूरी होनी चाहिए, तो आपके घर में जो भी हम शुरू से घर का शाकाहारी अच्छा खाना खाते हैं, अगर आप वैसा खाना खाएंगे जिसमें हर तरीके का आहार होगा, दालें हैं, दही है, दूध है, चावल है, रोटी है, ये सब आप अच्छी मात्रा में ठीक से खाएंगे, एक बैलेंस्ड अमाउंट में लेंगे,
तो वो बहुत बढ़िया रहता है। आपको ना तो कुछ एक्स्ट्रा अलग से लेने की जरूरत है, ना ही अपने डाइट में कुछ छोड़ने की जरूरत है। बट यस, जो बहुत ज्यादा जंक फूड लेते हैं या अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, या जैसे मार्केट का आजकल बहुत ज्यादा पैक्ड फूड होता है, तो ये सब चीजें डेफिनेटली आपको अवॉइड करनी चाहिए। कुछ स्टडीज अब आ रही हैं जो कहते हैं कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा लेते हैं, स्पेशली रेड मीट अगर बहुत लेते हैं, तो उससे गठिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यस, डेफिनेटली वो हमें जरूर अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी कार्डियक स्टेटस के हिसाब से भी नॉन वेजिटेरियन फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। रिमेनिंग अदरवाइज जो भी आपके घर में अच्छा हेल्दी खाना बनता है वो सभी आप ले सकते ठीक है। डॉक्टर श्रुति भाजड़, आपसे मेरा सवाल है कि अगर कोई आरए से ग्रसित है, अगर उसको दिक्कत है आरए से रिलेटेड, तो क्या इससे कोई अदर जो दूसरी बीमारी का डर बना रहता है, लाइक जो इम्यून रिलेटेड डिजीज है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट होता है इसमें? वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। देखिए, जितनी भी ये गठिया हैं उनमें से कुछ इम्यूनिटी को इन्वॉल्व करती हैं, जो कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, जिनमें से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम सबसे ज्यादा देखते हैं। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें आपकी अपनी ही बॉडी की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है। जब ऐसा होता है तो उसमें बाकी ऑर्गन्स का डैमेज होना और दूसरी तकलीफों का आना काफी नॉर्मल हम मानते हैं इसके साथ, और हम जनरली अपने पेशेंट्स को उनके लिए स्क्रीन भी करते रहते हैं। सो जैसे थायराइड हो जाना, रूमेटॉइड वाले बहुत सारे पेशेंट्स को थायराइड की तकलीफ पाई जाती है, या एक अनकॉमन डिजीज है SLE करके, अगर आपके मुंह में बहुत छाले आने लगते हैं या आपको रैशेज आने लगते हैं, सर्दियों में उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं, तो SLE का भी इसके साथ पाया जाना हम देख सकते हैं। सबसे कॉमन एक और चीज होती है कि जो गठिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें आंखों का पानी सूखने लगता है और मुंह में सूखापन आने लगता है। पेशेंट इस सिम्टम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, पर अगर ऐसा कभी भी होता है तो आपको शॉगरेन सिंड्रोम के लिए इवैल्यूएट करना जरूरी होता है, जो कि काफी बार हम देखते हैं जब पेशेंट्स इससे डायग्नोज भी हो जाते हैं उसके बावजूद ये मिस हो जाता है। तो इस तरह की ऑटो इम्यून तकलीफें जो हैं वो आ सकती हैं। जरूरी ये है कि आप अपने डॉक्टर को रेगुलरली विजिट करें, जो भी उन्होंने टेस्ट या इवैल्यूएशन आपको हर 3 या 6 महीने पे बताई हुई है उसको करें, ताकि इन सभी बीमारियों का इवैल्यूएशन प्रॉपरली हो सके और इनसे हमें कम से कम डैमेज हो। अगर ये आ भी जाती हैं तो भी शुरू से ही अगर इलाज किया जाएगा या इसे इसके स्टार्टिंग पे ही पकड़ लिया जाएगा तो इट विल नॉट बी वर्स। सो यस, डेफिनेटली बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस का खतरा इसके साथ रहता है, जिसके लिए हर पेशेंट को हम लोग प्रॉपरली ऑन अ रेगुलर टाइम इंटरवल वी इवैल्यूएट। डॉक्टर शुभा भल्ला, क्योंकि जब हम शुरुआत में भी हमने बात की थी लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए या फिर किस तरीके के लाइफस्टाइल को हमें अडॉप्ट करना है ताकि आरए से आम आदमी बच सके? क्योंकि जैसा हमने पहले ही बताया कि कोई उम्र की सीमा तो रही नहीं आज की तारीख में। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी उम्र 25 साल या 30 साल है तो मुझे आरए की दिक्कत नहीं होगी, किसी भी एज ग्रुप को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या लाइफस्टाइल में हमें अडॉप्ट करना है और क्या नहीं करना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अदर देन मेडिकेशन, पेशेंट हैज टू डू, उनको और भी काफी चीजें हैं जो पेशेंट कर सकता है जिससे उनकी बीमारी जल्दी कंट्रोल हो। जैसे कि डाइट, पेशेंट को हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लो, जिसमें क्या आता है, जिसमें सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन्स, और पेशेंट को बैलेंस डाइट लेनी है। वो फूड जो पेशेंट को हम मना करते हैं वो है प्रोसेस्ड फूड, जिसमें आपका रिफाइंड फ्लावर आता है, रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड ऑयल and preservative, coloring agents. These can lead to inflammation. They are inflammatory foods. ये avoid करना चाहिए पेशेंट को। एंड पेशेंट्स को, जैसे मैंने बोला, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक बैलेंस डाइट, हर चीज इन मॉडरेशन, नॉर्मल क्वांटिटी में ले सकते हैं। ऑल्सो पेशेंट्स
इसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, जैसे कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है जो कि फ्लेयर अप बार बार करेगा। अगर पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का स्मोकिंग करते हैं और दे कंज्यूम टोबैको इन एनी फॉर्म, तो उनका डिजीज बार बार फ्लेयर अप हो सकता है। सो हम मरीजों को काउंसल करते हैं कि आप प्लीज टोबैको को बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ने की कोशिश करो अगर आप अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। थर्ड चीज है, अपार्ट फ्रॉम डाइट, क्विटिंग टोबैको, इन्फेक्शंस। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि बार बार दे कैन ट्रिगर अ फ्लेयर। सो हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, एक तो अपनी गट हेल्थ, पेट का ध्यान रखें, टाइमली साफ सुथरा खाना खाए, बैलेंस डाइट खाए, प्रोबायोटिक ले, बाहर की चीजें, स्ट्रीट फूड ज्यादा ना खाए। दूसरा, हम पेशेंट्स को कहते हैं इन्फेक्शन से बचने का एक तरीका है अडल्ट इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। दैट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एनी पेशेंट हु हैज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो कसरत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मरीजों को करनी चाहिए फ्लेयर बचाने के लिए भी, फ्लेयर बार बार बीमारी उनकी बढ़े ना उसके लिए। ऑल्सो अपनी उनकी बोन हेल्थ और हड्डियां मजबूत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो सुझाव है, आप लोगों का जो ज्ञान है, आप लोगों ने जो बातें बताई हैं, उससे जो हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। और आज की तारीख में कोई भी अगर समस्या है जो शरीर से जुड़ी हुई है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और ये भी एक ऐसी समस्या है जिसका हमने शुरू में ही जिक्र किया कि आप अगर 25-30 साल की उम्र के भी हैं तो भी आप इससे ग्रसित हो सकते हैं, और ये आपके लाइफस्टाइल को बहुत हैम्पर करेगा, क्योंकि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके दिन की शुरुआत ही बहुत बुरी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर जो डॉक्टर्स ने आपको बताया है आप उसका पालन करेंगे, उन चीज़ों का बचाव, उन चीज़ों से बचेंगे जो डॉक्टर्स ने मना किया है, या फिर डॉक्टर्स ने जो आपको करने के लिए कहा है आप उसको ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप उपाध्याय आपका, डॉक्टर श्रुति बाजड़ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शुभा भल्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शालू वर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।